गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 2 बिलियन में हमने आपको सांद्रता की इकाइयों के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी और ये भी बता दिया था कि सांद्रता को किन किन इकाइयों में मापा जाता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें मैंने बताया था 1m बराबर मोलर बिलियन, अर्थात मोलर बिलियन वह बिलियन होता है जिसकी मोलरता 1m होती है। 1m का मतलब होता है 1 मोल प्रति 1 लीटर, मतलब 1 लीटर बिलियन में यदि विलय पदार्थ का 1 मोल उपस्थित है तो वह मोलर बिलियन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यदि m/2 है तो ये सेमी मोलर कहलाएगा, m/5 है तो पेंटीमोलर, m/10 है तो डेसीमोलर और m/100 है तो ये सेंटीमोलर बिलियन कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल बिलियन किसे कहेंगे तो नॉर्मल बिलियन उसे कहते हैं जिसकी नॉर्मलता 1n होती है। नॉर्मलता को n से शो करते हैं। वही n/2 सेमी नॉर्मल, n/5 पेंटी नॉर्मल, n/10 डेसी नॉर्मल और n/100 सेंटी नॉर्मल। दूसरा देखो, अब एक चीज़ और, एक है स्मॉल m, यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल m बराबर 1000 m/1000 d माइनस कैपिटल M इंटू mb, कैपिटल M इंटू mb। ये मोललता और मोलरता में संबंध है, मोललता और मोलरता में संबंध है। स्मॉल m बराबर 1000 m/1000 d माइनस कैपिटल M इंटू mb। यहाँ अपन बात करें स्मॉल m का मतलब, स्मॉल m का मतलब हो गया मोलेलिटी या मोललता, कैपिटल M का मतलब हो गया मोलरता या मोलेरिटी और D का मतलब हो गया घनत्व, डेंसिटी, बिलियन का घनत्व। और यहाँ जो MB मैंने लिखा है यह है विलय पदार्थ का, विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार, विलय पदार्थ का अणुभार, मोलर द्रव्यमान। ये मोललता और मोलरता में संबंध होता है, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद जो अब नया टॉपिक आता है वो आएगा विलयता। क्या आएगा? विलयता। तो विलयता के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपन किसी विलयन में या किसी पानी के अंदर अपन किसी शक्कर को घोलते हैं या नमक को घोलते हैं तो वह घुलता जाता है, घुलता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वो नमक या शक्कर उस पानी में घुलना बंद कर देता है, उस स्थिति में नमक या शक्कर की घोली गई मात्रा को अपन विलयता कहते हैं और उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या अपन अब इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में घुली हुई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी विलयता कहलाती है। दूसरे प्रकार से अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर विलयन को संतृप्त करने के लिए उसमें घोली गई विलय पदार्थ की मात्रा विलयता कहलाती है। तो दोनों प्रकार से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कहने का मतलब एक निश्चित ताप पर विलायक में घुली हुई विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा वही है कि जैसे पानी के अंदर कितनी शक्कर घुल सकती है या कितना नमक घुल सकता है, तो वो मात्रा क्या कहलाएगी? विलयता। और ऐसा करने पर वो विलयन कैसा बन जाएगा? संतृप्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संतृप्त। तो विलयन को संतृप्त बनाने के लिए उसमें घोली गई विलय पदार्थ की मात्रा विलयता कहलाती है। तो दोनों प्रकार से परिभाषा कैसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है विलयता के अंदर, एक होती है ठोसों की विलयता और एक होती है गैसों की द्रव्य विलयता। तो पहला पॉइंट देख लो, नंबर 1 ठोसों की द्रव्य विलयता। ठोसों की द्रव में विलयता, इसमें दो चीज़ें हैं। नंबर 1 है ठोसों की द्रव में विलयता और नंबर 2 है गैसों की द्रव में विलयता। गैसों की द्रव में विलयता।
यहाँ आप देखो पूरा जो टॉपिक है विलयन वाला वो इस पर डिपेंड है, गैसों की द्रव्य विलयता। ठीक है, लेकिन ठोसों की द्रव्य विलयता के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे ठोस है, ठोस द्रव में घुल जाते हैं। अब अपन ये तो देखते हैं कि जैसे शक्कर को पानी में घोलते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। जब भी आप पानी में शक्कर घोलो या ग्लूकोज घोलो या ग्लूकोन डी घोलते हो तो पानी का जो टेम्परेचर है वो पहले से कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। अर्थात जो अभिक्रिया शक्कर और पानी के बीच हुई वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक। कौन सी? एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसकी वजह से अर्थात ऊष्मा का अवशोषण हुआ और ऊष्मा के अवशोषण के कारण ताप में क्या हो गई? कमी हो गई, तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी हो गई। दूसरी बात अपन करें कि कास्टिक सोडा जो से अपन NaOH कहते हैं, CaO जिसे अपन चूना कहते हैं, कली या चूना बोलते हैं, जब उसे पानी में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, अर्थात पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये जो अभिक्रिया हुई वो ऊष्मा क्षेपी हुई, एक्जोथर्मिक हुई, ऊष्मा क्षेपी हुई, एक्जोथर्मिक हुई, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो ध्यान रखना, जो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उनमें ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है। लेकिन जो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है उनमें ताप बढ़ाने पर विलयता घट जाती है। तो यहाँ देखो अपन ऊष्मा शोषी की बात करें, ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक, तो ऊष्मा शोषी के अंदर ध्यान रखना विलयता प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है। और यदि अपन ऊष्मा क्षेपी की बात करें, ऊष्मा क्षेपी की यदि अपन बात करें तो S प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है। टेम्परेचर का मान कम करने पर विलयता बढ़ती है। कास्टिक सोडा को यदि आप ठंडे पानी में घोलो और गर्म पानी में घोलो तो पहले किस में घुलेगा? वो ठंडे पानी में घुलेगा, क्योंकि कास्टिक सोडा पानी के साथ जो अभिक्रिया करता है वो ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कास्टिक सोडा ठंडे पानी में जल्दी घुल जाता है। दूसरी बात ये जो है विलय पदार्थ हैं, विलायक में घोलते हैं तो विलय यदि ध्रुवीय पदार्थ हैं, विलय कैसा है? ध्रुवीय पदार्थ है तो वह ध्रुवीय विलायकों में घुल जाता है। ध्रुवीय विलायक कौन होते हैं? पोलर, जैसे H2 है, NH3 है, HF है, ये। तो ध्रुवीय विलय जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाते हैं, और जो अध्रुवीय विलय होते हैं वो अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है आदि में घुल जाते हैं। कहने का मतलब ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा। या सामान्य भाषा में बात करें तो कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायकों में घुलेगा और अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। लेकिन अगर अपन बात करें शक्कर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, ये तो कार्बनिक है और ये पानी में घुल जाते हैं, पानी अकार्बनिक H2O। ऐसा क्यों? अगर कोई कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक विलायक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो वह भी घुल जाएगा। यही कारण है अल्कोहल हुआ, शक्कर हुआ, ग्लूकोज हुआ, कार्बनिक पदार्थ है लेकिन जल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, इस वजह से ये पानी में घुल जाते हैं। तीसरी बात ये हो गई। और अब तीसरा पॉइंट आ जाओ, दाब का प्रभाव। तो ठोस और जो द्रव होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दाब लगाने पर, असंपीड्य जानते हो जैसे लोहा है, असंपीड्य जो पिचकते नहीं है, ठीक है, और जो पिचक जाते हैं वो संपीड्य है। तो ये या जिसके अणु पास पास आ जाते हैं दाब लगाने पर वो संपीड्य है, और जिसके अणु पास पास नहीं आते वो असंपीड्य। तो ठोस और द्रव असंपीड्य होते हैं, इसलिए इन पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी विलयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आती है बारी गैसों की द्रव्य विलयता। गैसों की द्रव्य विलयता को अपन अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं। गैसों की द्रव्य विलयता को अपन किससे दर्शाते हैं? अवशोषण गुणांक से दर्शाते हैं। तो देखो अवशोषण गुणांक को अपन अल्फा से शो करते हैं, और अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित ताप पर, और इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे अपन, वायुमंडलीय दाब। तो एक निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की
विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की एनटीपी, घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब देखो इधर, गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये तो हो गई अवशोषण गुणांक की परिभाषा, जो अपन लिखेंगे एक निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब बात आती है गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति वे गैसें जो पानी के अंदर या विलायक के अंदर आयनित हो जाती है या विलायक के साथ में क्रिया कर लेती है। जैसे अपन बात करें HCl गैस है, HCl गैस को जब पानी में डालते हैं तो आयनित हो जाती है H+ और Cl- में। अमोनिया की बात करें, अमोनिया गैस को जब पानी में सेंड करते हैं तो NH3+ H2O = NH4OH बन जाता है। क्या बन जाता है? NH4OH। तो जो गैसें या तो आयनित हो जा या फिर जो गैसें जल के साथ में क्रिया कर लेती है, उनकी विलेयता अन्य गैसों की तुलना में अधिक होती है। तो अपन जैसे HCl की बात करें तो ये आयनित हो जाती है H+ और Cl- में। अमोनिया गैस की यदि अपन बात करें तो ये जल के साथ क्रिया करके NH4OH बना लेती हैं, NH4OH बना लेती हैं। तो जो गैसें आयनित हो जाती हैं या जो गैसें जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, उनकी विलेयता अन्य गैसें जैसे हाइड्रोजन है, O2 है, नाइट्रोजन है, CO2 है, इनकी तुलना में अधिक होती है। तो जो गैसें जितनी जल्दी आयनित होगी या जितनी जल्दी विलायक से क्रिया कर लेगी, उनकी विलेयता अधिक होती है। दूसरी बात आती है गैस की प्रकृति। ये गैस की प्रकृति हो गया। और तीसरी होता है विलेय और विलायक के मध्य अंतः क्रिया। जैसे माना कोई ध्रुवीय गैस है तो ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुल जाएगी, और जो अध्रुवीय गैस है मतलब नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर विलायक में घुल जाएगी। तीसरा आता है अपना जो इसमें मेन चीज़ है वो है दाब का, एक ताप का प्रभाव। और देखो ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव ऐसा है कि अपन जानते हैं कि जैसे किसी पानी में यदि बदबू आती है, उस पानी को गर्म करो तो बताओ क्या होगा? पानी में बदबू आना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर जो बदबू वाली गैस के कण घुले हुए थे, अपन ने उसको गर्म किया। गर्म करने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए गैस के अणु उस जल को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। इसलिए उसमें बदबू का आना कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब विलेयता प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में कमी हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में कमी हो जाती है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो है दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। दाब का जो प्रभाव है इसे अपन हेनरी नियम भी कहते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी नियम। दाब का जो प्रभाव है वो ये कहता है कि जो गैस की मात्रा होती है उसके दाब के समानुपाती होती है। तो देखिए इधर हेनरी नियम क्या कहता है भैया? हेनरी नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस की मात्रा को किससे शो करते हैं? m से शो करते हैं। स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। यही हेनरी का नियम है। स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। या ऐसे मानो जो गैस की विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उनमें CO2 गैस भरी होती है,
तो सोचो CO2 पानी में तो घुलती नहीं है, लेकिन जब उसे घोला जाता है तो क्या किया जाता है, ताप का मान कम कर दिया जाता है, क्योंकि ताप का मान कम करने पर विलेयता बढ़ेगी और ताप का मान बढ़ाने पर विलेयता घट जाएगी। तो विलेयता को बढ़ाने के लिए ताप का मान तो क्या कर देते हैं, कम, और दाब का मान बढ़ा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें CO2 गैस की विलेयता को बढ़ाने के लिए ताप का मान कम और दाब का मान बढ़ा दिया जाता है, और दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। यही हेनरी का नियम है। कौन सा नियम है, हेनरी का नियम है। तो m प्रोपोर्शनल टू P, या m बराबर क्या लिखेंगे, KH/P, या KH बराबर m/P। यह जो KH है वो हेनरी नियतांक है। कौन है यह KH, हेनरी नियतांक। KH कौन है यहाँ पर, हेनरी नियतांक है। तो देखिए ये अपना कौन सा नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। अब देखिए हेनरी नियम को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो P है वो क्या है, गैस का वाष्प दाब है, और जो X है वो उसकी मोल भिन्न है, गैस का आंशिक दाब और गैस की मोल भिन्न। तो अपन हेनरी नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उसके दाब के समानुपाती होती है। साधारण भाषा में हेनरी का नियम याद रखो तो ऐसे भी ऐसे याद रख लेना कि दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता बढ़ती है, या गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बात करें कि वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। बता मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मोल बटे कुल मोल। इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, या P बराबर KH और X, या KH बराबर P/X। ये भी हेनरी नियम है, ठीक है ना, और इसे हेनरी समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे कल पढ़ाएंगे।